जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल के स्माइल सेट 15वें के सॉल्यूशन पर। उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और सतत पढ़ने वाले, ईमानदारी से पढ़ने वाले सब बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और आप सबके प्यार और विश्वास की वजह से ही मैं कक्षा 11 ज्योग्राफी को भी इस चैनल पर शुरू कर पाया हूं और आप सबके सहयोग से ही 11वीं क्लास के बच्चे हैं वो चैनल से जुड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपको ऐसा क्या लगा भी आपने बहुत जल्दी ये मैसेज करने स्टार्ट कर दिए, सर आप तो भूगोल कक्षा 12 वालों को भूल गए और आप तो 12वीं क्लास के वीडियो डालते ही नहीं हो। तो एक चीज़ सोचिएगा, जब आप अप्रैल या मई, जून, जुलाई, अगस्त जब भी आप मुझसे जुड़े होंगे, क्या आप अपने मुकेश सर को इतना ही समझे हो? क्या मैंने दूसरे बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा सोच लिया तो क्या मैं आपको छोड़ दूंगा? क्या एक माँ बाप जिसके एक बच्चा है उसके बाद दूसरा बच्चा होता है, तो इसका मतलब जब दूसरा बच्चा आ गया तो पहले वाले को कुएं में फेंक दिया जाता है क्या? आपने ऐसे कैसे सोच लिया? अरे इतना तो विश्वास कीजिए, मैं आपके साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा जब तक मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दूं। कल भी साथ था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मेरा हौसला तो आप हो। आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, इतना विश्वास कीजिए। विश्वासघात नहीं करूंगा। टीचर हूं, एक शिक्षक हूं, अपनी मर्यादा जानता हूं। आप भी विश्वास कीजिए। और शुरू करते हैं आज के पेपर का पहला प्रश्न। बहुत ही प्यारा पेपर है और इसमें मानचित्र वाले प्रश्न भी थे और 100% 19वें और 20वें चैप्टर से मानचित्र का प्रश्न आना है। और हम प्रैक्टिकल की भी, देखिए प्रैक्टिकल की भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे जनवरी में, और मानचित्र भी करवाऊंगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको एक ही चीज कहूं, जो करवा रहा हूं उसको अच्छे से लर्न भी करो, आप थोड़ा सा उसका रिवीजन भी तो करें। ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं और अगर ऐसा करता हूं तो मैं गलत नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आज का, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? आपको पता है देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है और इसकी कुल लंबाई है 1750 किलोमीटर। 1750 किलोमीटर। और एक नंबर का प्रश्न है सही 1750 किलोमीटर, किलोमीटर भी होना चाहिए, नहीं लिखा है तो 0 नंबर देना इस बार। 1750 किलोमीटर लंबाई सही लिखी है तो 1 नंबर दें और आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ध्यान दीजिए, किन शहरों का पूछा है तो सिलचर और पोरबंदर लिखना है। आसाम और गुजरात को नंबर नहीं देने हैं आज, थोड़ा स्टिक चेक करनी है कॉपी। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर कहां है? आसाम में। और पोरबंदर कहां है? गुजरात राज्य में। और कल को यही प्रश्न ऐसा आ जाता है, पूर्व पश्चिम गलियारा के जो गलियारा है उसके पूर्व और पश्चिमी शहरों के नाम लिखें, तो ध्यान रखिएगा सिलचर पूर्व में है और पोरबंदर पश्चिम में है। तो सिलचर और पोरबंदर लिखा है तो 1 नंबर दें और आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन महानगरों को जोड़ती है? तो आपको पता है 4 महानगरों को जोड़ती है, चारों के नाम लिखने आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चारों महानगरों के नाम लिखने हैं, इसमें नहीं लिखे तो आज नंबर काट लेना भाई। तो 4 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है। चौथा प्रश्न है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो 2 शहर हैं, मुंबई और अहमदाबाद। चाहे अहमदाबाद से मुंबई लिखो या मुंबई से अहमदाबाद, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच है वो देश की पहली बुलेट ट्रेन, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा सपना है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन है वो शुरू होगी। तो आगे बढ़े। 5वां प्रश्न है कि देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? वो भी गुजरात में है, बड़ोदरा। बड़ोदरा गुजरात के अंदर है, तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है वो बड़ोदरा गुजरात में स्थापित किया गया है। 1 नंबर दीजिए अगर सही है तो आगे बढ़े, बड़ोदरा लिखना है इसमें। छठा प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय राजस्थान में है और वो है जगह जयपुर। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। छठे प्रश्न का सही आंसर जयपुर। 7वां प्रश्न है
कि देश की पहली मोनोरेल कब और कहां चली? तो कब आधे नंबर का और कहां भी आधे नंबर की। तो कब की बात है तो सही डेट अगर आपके याद है तो 1 फरवरी 2014, और अगर सिर्फ 2014 लिखा है तब भी सही, या फरवरी 2014 लिखा है तब भी आप आधा नंबर दीजिए। और कहां चली? मुंबई। और मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में। तो 1 फरवरी 2014 को मुंबई में चली। तो आधा प्लस आधा 1 नंबर आप इसमें देंगे, यानी इस हिसाब से कॉपी आपको जांचनी है। जिस किसी प्रश्न में 2 चीजें पूछती है, नंबरों को आपको बांट लेना है बस। 8वां प्रश्न है कि भारत में स्थित एशिया का पहला प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, वो है हैदराबाद में जो स्थित है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका सही आंसर है, जो कि हैदराबाद में है। तो आपको नाम पूछा है कौन सा है, तो आपको यही लिखना है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां है? हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये प्रथम, एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है जो इंडिया में है। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट लिखा है, तो 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। और 9वां प्रश्न है कि रेलों को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भारत में रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भारत में कितने रेल मंडल है? तो देखिए 17 है, ध्यान दीजिए 17, एक और भी, पहले 16 थे, बाद में एक और बन गया, तो टोटल रेल मंडल कितने हो गए? 17 रेल मंडल है, 17 है। 17 के हिसाब से ही चेक करना है आपको। आगे बढ़े, 10वां प्रश्न है, क्योंकि आज के पेपर में 15 प्रश्न है, वो 18 है टोटल, 15 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। 16वां जो है वो 2 नंबर का, 17वां 18वां 4-4 नंबर के हैं। तो 10वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई? तो वो है मुंबई और थाने के मध्य। मुंबई और थाने के मध्य आपको पता है 16 अप्रैल 1853 को, और दोनों के बीच की दूरी भी पूछी जा सकती है, लगभग 34 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई और थाने के मध्य। 11वां प्रश्न है कि पाइपलाइन में किन वस्तुओं का परिवहन संभव है? कोई 2 बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हो खनिज तेल, जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। तो खनिज तेल या पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल, ध्यान दीजिए लिक्विड, तरल लौह एशक, क्योंकि लिक्विड होगा तभी तो पाइपों में चलेगा भाई, सिर्फ लौह एशक गलत है, तरल लौह एशक। तो खनिज तेल लिख दो, पेट्रोलियम लिख दो, प्राकृतिक गैस लिख दो, तरल लौह एशक लिख दो। इनमें से कोई भी 2 आपके लिखे हुए होने चाहिए। पानी यहां नहीं चलेगा, ठीक है। पाइपलाइन में किन वस्तुओं का परिवहन संभव है? तो यहां हालांकि पानी लिख दिया है तो गलत नहीं है, क्योंकि पाइपलाइनों से परिवहन तो हम करते ही हैं पानी का, लेकिन यहां अपना उद्देश्य क्योंकि क्या है उस हिसाब से था, लेकिन पानी भी लिख दिया है तो सही माना जाएगा। कोशिश ये करना भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको इन्हीं में से लिखना है, ठीक है। पानी लिखा है यहां, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां प्रश्न है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1984, 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। 1984 में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और 13वां प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 2 पत्तनों यानी बंदरगाहों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया के मैप में ये पूर्वी साइड है और ये पश्चिमी साइड है, तो इस साइड वाले पत्तनों के बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहां कुछ लिखे हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू जिसका पुराना नाम न्यू मुंबई बंदरगाह था, मारम गोवा है, न्यू मंगलोर है, कोची है। तो इनमें से कोई भी आप 2 बंदरगाह पत्तन है वो लिख सकते हो। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। तो मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारम गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह या पत्तन, और कोची पत्तन या बंदरगाह है। इनमें से कोई 2 आपको लिखने हैं। और तो आधा प्लस आधा 1 नंबर आप अपने आप को दे दीजिए अगर इनमें से लिखे हैं तो। 14वां प्रश्न है कि वायु परिवहन के 2 लाभ लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इस प्रकार का प्रश्न बनता है, चाहे वायु परिवहन का पूछ ले, जल परिवहन का पूछ ले, पाइपलाइन परिवहन का पूछ ले, तो इस प्रकार से बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो इसमें 2 लाभ। एक तो लिख सकते हो लंबी दूरियां हैं वो जल्दी पार हो जाती है, यानी लंबी दूरियों को जल्दी इससे जो दूरी को है वो तय किया जा सकता है। दूसरा है भी प्राकृतिक आपदाओं में ये लाभप्रद है, दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी आप 2 है वो लिख सकते हो। और आधा प्लस आधा 1 नंबर का रखा है, ये 2 नंबर का भी आ सकता है बोर्ड में। तो इन्हीं बातों के 1-1 नंबर का हो जाएगा फिर। तो यहां अपनों ने आधे नंबर का लिया है, बोर्ड में ये 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। 15वां प्रश्न है कि आंतरिक जल परिवहन के 2 लाभ लिखिए।
आंतरिक जल परिवहन, एक एक नंबर वालों में अंतिम प्रश्न है। आंतरिक जल परिवहन के 2 लाभ लिखने हैं। तो आपको पता है भी ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, इसके रख रखाव पर खर्चा नहीं आता, ऊर्जा की बचत होती है, इससे प्रदूषण भी कम होता है। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी 2 या अन्य कोई आपने और भी जो मैंने बता रखे हैं उनमें से कोई भी लिखे हैं। तो 2 अगर आपने लिख दिया है तो यहां आधा प्लस आधा 1 नंबर दे दीजिए। तो ये भी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, यही सेम प्रश्न, वहां फिर 1-1 नंबर का हो जाएगा, यहां अपने आधे आधे नंबर के थे। तो ये थे आज के 1 से 15 जो 1-1 लाइन वाले जो प्रश्न, 1-1 नंबर वाले जो प्रश्न थे। यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव वाले भी शुरू कर देंगे अगले राउंड में, सब कुछ आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगी सारी चीजें। लेकिन 1-1 लाइन वाले प्रश्न जिसका आपको प्रश्न पढ़ते उत्तर याद आ जाए, बस वही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना होगा, आपको हेल्प होगी, वहां 4 में से छांटना होगा बस। यहां आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। जब आपको एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1-1 लाइन वाले प्रश्न ही एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ही मान लीजिए बस। तो ये 15 प्रश्न आपने चेक कर लिए होंगे। आगे की बात करूं, 3 जो प्रश्न है वो मानचित्र आधारित है, और तीनों के बारे में ही मैंने जो इस चैप्टर की जो वीडियो क्लासेस थी उनमें वहां पर उल्लेख किया है। जिसमें 16वां प्रश्न है कि भारत के रेखा मानचित्र में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों को प्रदर्शित करना है। तब आपको पता होना चाहिए, अगर ये इंडिया का मैप है तो उत्तर से पश्चिम लाइन खींचनी है और इधर पूर्व से पश्चिम खींचनी है, और झांसी में दोनों मिलते हैं। ये भी ध्यान रखिए, यूपी में जो झांसी है वहां पर दोनों मिलते हैं। तो आपको मैंने मानचित्र जो जब जहां टॉपिक पढ़ाया है वहां पर ये क्लियर किया है। आप वहां की हेल्प आप ले सकते हैं, वीडियो का जो सेशन है उसकी आप हेल्प ले लें, पाठ्य पुस्तक की हेल्प ले लें, और उस हिसाब से अगर उत्तर से दक्षिण की सही लाइन भी किस किस राज्य से गुजर रही है, तो क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो आपको मानचित्र मिलेगा उसमें स्टेट की बाउंड्रियां नहीं मिलेगी, तो मोटा मोटा आपका आइडिया होना चाहिए भी किधर से किधर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम वाला किधर से किधर जा रहा है। थोड़ा सा गौर करते हुए लाइनें आपको खींचनी है, और उस हिसाब से 1 नंबर तो उत्तर से दक्षिण वाली लाइन का है, और 1 नंबर है वो पूर्व से पश्चिम वाले गलियारे की लाइन का आपको है, और 2 नंबर अपने आप को देने हैं। और 17वां प्रश्न था कि भारत के रेखा मानचित्र में प्रमुख हवाई अड्डों को बताना है, जिसमें दिल्ली, पटना, उदयपुर और बेंगलुरु। तो अच्छे से आप शो कर सकते हो दिल्ली। आपको बस क्या करना है, जहां भी जो लोकेशन है वहां पर आपको डॉट लगा के और वहां पर डॉट लगा के उसके घेरा कर दो और वहां पर लिख दो दिल्ली। ठीक है, इधर राजस्थान में उदयपुर है, डॉट लगा के आप लिख दो उदयपुर लिख दो। इधर इस साइड में दिल्ली के थोड़ा सा नीचे इधर साइड में है ये पटना है बिहार के अंदर, इस तरीके से आप वहां लिख सकते हो। और नीचे जो है अपना बेंगलुरु है, डॉट लगाओ, घेरा करो और वहां पर लिख दो बेंगलुरु। तो इस प्रकार से आपको मैं बहुत ही सिंपल से हैं, कोई ऐसी जटिलता वाली बात नहीं है। जितने पेपर के माध्यम से हो रहे हैं उनको आप अच्छे से करते रहे। पिछली बार बोर्ड परीक्षा से पहले मैंने मानचित्र के जो वीडियो आप देखोगे पहले जो चैनल पर पड़े हैं, मेन लोकेशन करवाई थी और बोर्ड परीक्षा में वही आए थे। तो सेम ऐसा ही आपके साथ इस बार होगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो दिल्ली, उदयपुर, बेंगलुरु और पटना को आपको मानचित्र में दिखाना है। और अंतिम प्रश्न था कि भारत के रेखा मानचित्र में प्रमुख समुद्री पत्तनों को, तो बहुत अच्छा बंदरगाह का मेरा वीडियो था, उसमें मैंने पूरी लोकेशन अच्छे से आपको बताई है। 13 प्रमुख बंदरगाहों पर हमने बात की, और बंदरगाहों का एक प्रश्न ऊपर भी था कि पश्चिमी जो तट है उसके 2 पत्तनों के नाम हमने बात की, मुंबई, ये सारी चीजें। तो आपको वो शो करना है अच्छे से, वीडियो की हेल्प लेकर उसकी सही लोकेशन के हिसाब से आपको इनको भरना है, जिसमें मुंबई, कोच्चि, चेन्नई और पारादीप है, इसको आपको भरना था। ठीक है, तो 2 पत्तन वहां पूछे। अगर जैसे कई बार क्या होता है, एक तरीके के प्रश्न है वो पेपर में मिल जाते हैं। जैसे याद है आपको संस्कृत में और उसमें जो दोहे लिखने होते हैं, कई बार अपने किताब में ही जो पेपर में आया हुआ होता था वही लिख दिया। काव्य शास्त्रो विनोदन काले गसदी दिमता वैसन चमुरखड़ा निर्दया कलहनवार, ऐसे कर आकर चेप देते थे। तो कई बार क्या होता है, एक ही प्रश्न का उत्तर उस पेपर में भी मिल जाता है। अगर जिस बच्चे को ये प्रश्न गलत है ना, 13वां, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 2 पत्तनों के नाम लिखिए, और गलत है, तो आपको मैं ये कहूंगा शर्म आनी चाहिए। 18वां प्रश्न आपकी हेल्प कर रहा था, समुद्री पत्तन मुंबई और कोच्चि दिखा रखे हैं, पश्चिमी वाले चेन्नई और पारादीप है वो पूर्वी तट वाले हैं, तो मुंबई और कोच्चि। तो थोड़ा सा है ना, अगर ये किसी का गलत हुआ है तो मैं ये कहूंगा अवेयरनेस जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा ही पेपर को अच्छे से पढ़ें। कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर में प्रश्न पूरा पढ़ा नहीं, उससे पहले उत्तर देना है,
और इस प्रकार की गलती, इस प्रकार की मूर्खता जो बच्चा करता है वो हमेशा पिछड़ता है। वो बच्चा हमेशा आगे जाएगा जो हमेशा प्रश्न को अच्छे से समझता है, क्योंकि आपको प्रश्न का उत्तर देना है, उसका नंबर, यानी जो बात आपसे पूछी जा रही है उसका जवाब देना है। तो आप जब पूछने वाले के प्रश्न को ही गौर नहीं करोगे, जल्दबाजी में अति उत्साह में आंसर दोगे तो हमेशा मात खाओगे। कल को आपको आरएएस आईएएस के इंटरव्यू दोगे, आपसे जो चीज पूछी जा रही है और आप ज्यादा ही उतावले वहां पर हो रहे हो तो आप हमेशा पिछड़ जाओगे। तो इसलिए कोई भी आप पेपर दें, हमेशा पेपर के साथ बात करें, थोड़ा सा उसको वक्त दे प्रश्न को, और दिमाग को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखते हुए प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो अब आप अपने मानचित्र वालों में जो 4-4 लोकेशन थी, 1-1 नंबर की है हर लोकेशन, तो 4-4 8 10 नंबर का मानचित्र हो गया, 15 नंबर के अपने 1-1 लाइन वाले प्रश्न हो गए, 25 नंबर का आज का बोर्ड ये अपना जो स्माइल सेट का पेपर है। तो अच्छे से आप अपने जो टोटल है वो लगा लीजिए, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको आपका नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने नंबर हैं वो आपको शेयर करने हैं। और बता दूं, अगला स्माइल सेट जो 16वां हो रहा है वो आपके 23वें चैप्टर का, क्योंकि अब 23, 24, 25 3 चैप्टर अपने राजस्थान वाले हैं। राजस्थान में सिंचाई और पेयजल परियोजना का अगली 3 जनवरी को होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और साथ में आप जो अब तक आपका सिलेबस हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। 24वां चैप्टर अपने को समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द अपना अंतिम चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम रिवीजन पर, मानचित्र पर, उन सब चीज़ों पर आपके साथ रहूँगा। मैंने शुरू में भी कहा, एक बार फिर कहूँ, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, किसी प्रकार की घबराहट मत रखिएगा। हाँ, भी 11वीं वाले बच्चे भी बेचारे हतोत्साहित हो रहे थे, तो उनके लिए भी ये करना जरूरी था, तो उनके लिए तो अतिरिक्त समय निकाल कर उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। आप उसमें इतना मेरा सहयोग करें भी +1 के बच्चों को लाभ पहुंचाएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कक्षा 11वीं क्या है, बोर्ड की क्लास नहीं होती। हम क्या करते हैं, 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लास है उसमें तो घणे सीरियस हो जाते हैं नंबरों के चक्कर में। जबकि एक बात बताऊं, जो 9वीं और 11वीं का जो सिलेबस होता है ना, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं से कहीं ज्यादा काम में आता है। आता तो 10वीं और 12वीं का भी आगे भविष्य में काम है, लेकिन 9वीं और 11वीं में, जैसे अब 11वीं भूगोल की बात करूं तो पूरा जो बेसिक बात है वो 11वीं क्लास में दिया है। तो 11वीं क्लास अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, आपकी नींव कमजोर रह जाएगी, फिर +2 में आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो कहते हैं ना बाहर जो खड़ा होता है वो कंगूरा है, तो चारों तरफ कंगूरा बनने की होड़ मची हुई है, नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता। तो हम +2 में नंबर लाके क्या शो कर दोगे? कल को आप सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं, वही दिखेगा लोगों को। तो इसलिए आप, और आपके पास टाइम है तो आप सुन सकते हो वीडियो 11वीं क्लास के भी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी नींव मजबूत करें। और आप अब सीनियर हो तो जूनियर बच्चे हैं जो आपसे, आपके छोटे भाई बहन हैं 11वीं क्लास के, उनको आप गाइड करें भी 11वीं क्लास को आप सीरियसली पढ़ें। ये मत करो भी हाँ मुझे पास होना है, पास होने के लिए यार क्या पढ़ना, नॉलेज के लिए भागो ना। 3 इडियट नहीं देखी क्या? 3 इडियट देख लो, नहीं देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है। नॉलेज के लिए भागो, नंबरों के लिए मत भागो। और जब नॉलेज के लिए भागोगे तो नंबर झक मार के पीछे आएंगे, अपने आप नंबर बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। फिर मिलते हैं। और आज के समापन करूं इस वीडियो को, उससे पहले आप सब बच्चों को, जो नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, आप सभी मेरी तरफ से अपनी पीठ जरूर थपथपा लें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब ने पेपर दिया और सब बच्चे अच्छी तैयारी के साथ बैठे और अच्छे नंबर आए। नंबर मायने नहीं रखते आपके कितने भी आए, लेकिन पीठ थपथपा लीजिएगा अपने सर की तरफ से। और फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।